हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। इस चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले, जिसका नाम है आवेश, ठीक है। तो दोस्तों, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें आवेश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आवेश क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दिया है कि इसमें लिखा गया कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा अनुभव करता है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं या रगड़ते हैं तो उन दोनों वस्तुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण वह वस्तु आवेशित हो जाती है और आवेशित होने के कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसको हम आवेश कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आवेश का सूत्र होता है और सबसे पहले ये देखें कि जो आवेश है, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश का सूत्र होगा Q बराबर धारा I गुणे समय T, ठीक है। तो ये हमारा आवेश का एक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इस सूत्र से हम आवेश के मान को ज्ञात कर सकते हैं जब हमारा धारा और समय का मान दिया होगा तब, ठीक है। तो लिखेंगे आवेश का मात्रक, लिखेंगे आवेश का मात्रक SI पद्धति में कूलम्ब होता है तथा CGS पद्धति में स्थायित्व कूलम्ब होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश और आवेश के प्रकार, ठीक है। हेडिंग डालेंगे आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, ठीक है। यानी कि ये जो आवेश है यानी विद्युत आवेश, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है। पहला है धनावेश, दूसरा ऋणावेश, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि धनावेश कब होता है और ऋणावेश कब होता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले धनावेश और ऋणावेश के बारे में समझें, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि हमने कोई एक वस्तु लिया, ठीक है। यहाँ पर कोई A वस्तु ली, इसको A कह दें, और एक और वस्तु लिया या कोई एक क्षण लिया जिसको B कह दें। जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा यानी घर्षण कराया जाएगा तो इनमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि इस वस्तु A के पास हमारे कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और B वाली वस्तु के पास भी कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब इनमें आपस में घर्षण कराया जाएगा तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो वस्तु A है, ये A वस्तु B को कितना, 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो इसके पास कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितने हो जाएंगे, 10, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ये 11 इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अगर मान लेते कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया
2 इलेक्ट्रॉन जब देगा तो ये क्या करेगा, इसके पास कितना बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसके पास कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देख रहे हो कि यहाँ पर एक साइड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो एक साइड इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, यानी जो दाता परमाणु होता है, वो उस पर क्या होता है, धनावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी जो ग्राही होता है, उस पर क्या होता है, ऋणावेश आता है। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आया कि धनावेश क्या होता है। तो धनावेश क्या होता है कि जब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो धनावेश होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है वो क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग परिभाषा में लिखते हैं। हेडिंग लिखेंगे धनावेश, पहली पॉइंट हेडिंग होगी हमारी धनावेश, धनावेश। ठीक है, तो इसमें इसकी परिभाषा लिखेंगे किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे ऋणावेश की परिभाषा। तो ऋणावेश में हमने बताया कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। ठीक है, तो लिखेंगे ऋणावेश। ठीक है, लिखेंगे किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा। धनावेश में क्या है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होता है यह आवेश, जिसे हम धनावेश कहते हैं। जो ऋणावेश है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण उत्पन्न जो आवेश होता है उसको हम ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है, उसको हम समझेंगे। लिखेंगे यहाँ पर नोट। ठीक है, पहली पॉइंट है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो धनावेश है, तो यहाँ पर धनावेश को हम प्लस से दर्शाएंगे और ऋणावेश को माइनस से। ठीक है, तो जब हम धनावेश और ऋणावेश लेते हैं तो इन दोनों के बीच में हमेशा आकर्षण बल कार्य करेगा, यानी कि जब दोनों परिमाण में दोनों आवेश समान होंगे लेकिन प्रकृति में क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तब इनमें क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आकर्षण बल। ठीक है, और जब दोनों प्रकृति समान है, यानी कि अगर एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, तो इन आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल, यानी ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। ठीक है, अगर ये दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरी पॉइंट ये है, तीसरी पॉइंट कि अगर यही दोनों माइनस आवेश हों, यानी ये ऋणावेश हों, तब भी इनमें कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे और इसमें प्रतिकर्षण बल
कार्य करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि जब विपरीत यानी परिमाण में समान हो लेकिन प्रकृति में अलग अलग दोनों आवेश हों तो उसमें हमेशा आकर्षण बल कार्य करेगा। अगर प्रकृति में समान है, परिमाण में भी समान है, तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। जैसे यहाँ पर हमने 2 प्लस आवेश लिया तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, और यहाँ पर 2 माइनस आवेश लिया तो इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जब प्रकृति में समान आवेश हों तो इसको हम सजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय आवेश, ठीक है, सजातीय आवेश कहते हैं। अगर ये परिमाण में क्या है, दोनों अलग अलग हों तो इस आवेश को हम विजातीय आवेश कहते हैं। विजातीय आवेश, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, विजातीय आवेश में हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है और सजातीय आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है कि वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम यह है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यानी आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या करते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस परिभाषा को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आवेश संरक्षण का नियम लिख दिया है। यहाँ पर लिखा गया है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे हम पढ़े हैं पिछली कक्षा में ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या था कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जस्ट उसी तरह से ये आवेश संरक्षण का नियम है। इसमें ये है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को क्या करते हैं, एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। लेकिन उसी तरह से हमारा उसी से संबंधित है आवेश संरक्षण का नियम यही कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये हमारा आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं वैद्युत आवेश की क्वांटीकरण सिद्धांत। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि अगर एक वस्तु इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर कोई ए वस्तु एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करती है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। उसी तरह से जब ये वस्तु दो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। इसी तरह से मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहा हो, 5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहा हो, तो जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहे हैं मान लेते हैं n नंबर तक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहा है और उसके मूल इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, यह आवेश पूर्ण गुणज होता है।
ठीक है। तो ये प्लस और माइनस में होगा क्योंकि कहीं पर धनावेश उत्पन्न हो रहा है और कहीं पर ऋणावेश, यानी कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। तो इसलिए प्लस माइनस n इंटू ई होगा, यानी नंबर ये क्या होगा हमारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसके मूल आवेशों के क्या होगा, मूल आवेश यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है। तो इसकी परिभाषा को लिखेंगे किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है। तो सूत्र हो जाएगा Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। ठीक है। जहाँ लिखेंगे जहाँ n बराबर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। जहाँ पर n का मान होगा 1, 2, 3 ... ठीक है। और जो E है वह एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो ये हमारा वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत है। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।